समय पहले की बात है। एक गांव में जोशी नाम का एक आदमी रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन उसने अपने खेत का काम पूरा किया और घर लौट रहा था। रास्ते में देखता है कि एक गाय जमीन पर गिरी पड़ी है। उस गाय के पैर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। ये देखकर जोशी को बड़ी दया आई। ओहो, लगता है कि किसी ने इस गाय को टक्कर मारी है। उसका पैर लहूलुहान है, उसके पैर पर घाव हो गया है। ये कहते हुए वो उस गाय के पास गया और अपने गले पर पड़े गमछे को उतारकर उसकी चोट पर बांध दिया। फिर वो उस गाय को अपने घर ले आया और उसे एक खूंटे से बांधकर उसे कुछ मलहम लगाया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा घाव भर जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। किसने पीटा है तुम्हें? कौन था वो निर्दयी व्यक्ति? जब मैं घास चर रही थी, एक आदमी मेरा शिकार करने आया, लेकिन मैं किसी तरह वहां से बचकर भाग गई। ये करते हुए मुझे चोट लग गई। मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैं गर्भ से हूँ। किस तरह का था वो आदमी जो एक गर्भवती गाय का शिकार करना चाह रहा था? अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे साथ ही रहो। इससे उस गाय को चैन आया और उसने धन्यवाद दिया। कुछ दिन बीत गए। उसके पैर का घाव अच्छे से भर गया था। वो गाय जोशी की खेती के काम में मदद करने लगी। वो खेत से घर तक अनाज के बोरे ढोकर ले जाती। इससे जोशी का काम काफी हल्का हो गया। वो गाय उसके लिए बड़ी भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि उसने इस बार अपने खेत में बहुत बढ़िया फसल की उपज पाई। मयंक, जो उसके घर के बगल में रह रहा था, उसे हर रोज देखता। जब से ये गाय जोशी के पास आई है, इसकी तो काया ही पलट गई है। ये सोचते हुए वो रास्ते से जा रहे जोशी से कहता है, जोशी, लगता है कि वो गाय तुम्हारा काम में काफी साथ दे रही है। पहले तो तुम पूरे वक्त मशक्कत करते रहते थे। हाँ मयंक, शायद ईश्वर ने ही इस गाय को मेरी मदद के लिए भेजा है। जबकि वो गाय पेट से है, फिर भी सामान ढोने में मेरी बहुत सहायता करती है। इसीलिए मैं भी इस गाय को अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता हूँ। इस तरह उसने गाय की बहुत प्रशंसा की। तब मयंक बोला, अच्छा, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा देता हूँ, क्या तुम मुझे ये गाय बेचोगे? ये कभी नहीं होगा, मैं इस गाय को किसी को नहीं बेचूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो गाय जोशी की मदद करती है, ये बात मयंक के गले नहीं उतरती। मुझसे उन दोनों की साथ में रहते हुए खुशी बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। मुझे इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। इस तरह मयंक के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपने खेत जाते हुए जोशी उस गाय से कहता है, आज मैं खेत अकेले ही जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहो। गाय उदास हो गई और उससे पूछा, क्या हो गया? मैं काम ठीक तरह से नहीं कर रही? नहीं, तुम गर्भ से हो ना, और बहुत जल्द एक बछड़ा जन्ने वाली हो, इसीलिए मैं तुमसे काम कराना नहीं चाह रहा हूँ। इससे गाय घर पर रुकने के लिए राजी हो जाती है। फिर जोशी खेत चला गया। घर पर किसी को न देखकर मयंक गाय के पास आकर कहता है, ओ गैया, मेरे साथ आओगी? मैं अच्छे से रखूंगा तुम्हें, जो चाहोगी खिलाऊंगा, और जो बछड़ा देने वाली हो उसकी भी देखभाल करूंगा। आती हो क्या? मेरे मालिक मेरी भली भांति देखभाल करते हैं, फिर मैं तुम्हारे पास भला क्यों आऊं? जोशी अच्छा इंसान नहीं है, बता देता हूँ। उसे कहते हुए सुना है मैंने कि वो तुम्हारे बच्चे को किसी कसाई को बेच देगा। लेकिन गाय उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मालिक किस तरह के हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे ये सब बहकाने के लिए कह रहे हो। यहाँ से चले जाओ। मयंक को बहुत गुस्सा आया कि उस गाय ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो वहां से मन महसूस कर चला गया। मैं इस घमंडी गाय को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझसे मेरे खिलाफ बात करी है, मैं मार डालूंगा इसे। एक दिन जब रात में सब सो रहे होते हैं, उस गाय को प्रसव पीड़ा होने लगती है और वो गाय तड़पते हुए इधर उधर घूमने लगती है। इसी बीच मयंक एक इंजेक्शन में जहर भरकर ले आता है और गाय के शरीर में चुभो देता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। वो गाय कांपते शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। बेचारी गाय जोर से रंभा भी नहीं पाती है और माँ दुर्गा का नाम लेकर प्रार्थना करती है, देवी दुर्गा, आपको मेरी सहायता करनी होगी, आपको मुझे बचाना होगा माँ। फिर वो गाय बेहोश होकर गिर पड़ी। देवी दुर्गा ने उस गाय की प्रार्थना सुनी और वहां प्रकट हुई। इस गाय की स्थिति गंभीर है, ये जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है।
ये सोचते हुए देवी दुर्गा उस गाय के पास जाती है और अपनी दैविक शक्ति से उस गाय की स्थिति का कारण जानती है। अच्छा, तो ये हुआ है। फिर देवी दुर्गा अपनी दैविक शक्ति से उस गाय के शरीर से सारा जहर निकाल देती हैं और बड़ी सरलता से उसका बच्चा भी करवाती हैं। मुझे उस मयंक को नहीं क्षमा करना चाहिए जिसने प्रसव पीड़ा से तड़पती इस गाय को जहर देकर मारना चाहा। वो एक गाय का रूप ले लेती हैं और मयंक के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। जब मयंक बाहर आता है तो गाय को देखता है और हैरान हो जाता है। अरे, मरी नहीं अभी तक? रुक, मैं सिखाता हूँ तुझे अभी सबक। इसी बीच वो गाय देवी दुर्गा में बदल जाती है। ये देखकर मयंक डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, अब मुझे नहीं मारना, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें उस गाय को प्रसव पीड़ा में तड़पते देखते हुए भी उस पर दया नहीं आई। तुमने उस गर्भवती गाय को मारना चाहा। ये कहते हुए देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उसके गले में भोंक दिया और उसे राख में बदल दिया। जोशी सुबह उठा और गाय के पास आया। उसने देखा कि गाय ने एक बछड़ा जना है। ये देखकर वो खुशी से गदगद हो गया। सनतपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक युगल, पद्मिनी और शिवा रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू हर दिन पड़ोस के गांव में पढ़ाई के लिए जाता था। इस तरह वे एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक उस गांव के साथ साथ अन्य पड़ोसी गांवों में एक साल भीषण सूखा पड़ा। सारे तालाब और नाले सूख गए। फसलों को उगाने के लिए पानी नहीं था। इस वजह से किसी ने भी अपनी भूमि पर खेती नहीं की। सूखा पड़ने के कारण उन गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा था। पेट भरने के लिए खाना भी कम पड़ रहा था। एक दिन राजू उन्हीं रोटियों को लेकर पड़ोस के गांव जा रहा था। रास्ते में राजू को भूख लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोटियां निकाल ली। उस समय एक संत जो थके से लग रहे थे वहां आए। उस संत को देखकर राजू ने सोचा, इन संत को देखकर लगता है कि ये भूखे हैं। मेरे पास 4 रोटियां हैं, मैं इन्हें 2 रोटियां दे देता हूँ। फिर राजू ने उन संत को रोका। संत जी, आप थके हुए और भूखे लगते हैं। मेरे पास 4 रोटियां हैं, तो 2 रोटियां आप खा लीजिए। हम दोनों भूखे नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए राजू ने उन संत को वो 2 रोटियां दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद उदार लड़के, तुमने बिना मांगे मुझे भोजन दिया। नहीं नहीं संत जी, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो महान व्यक्तित्व है। खाना शुरू कीजिए ना। अच्छा मेरे बच्चे, रोटियां बड़ी स्वादिष्ट थीं। मेरी माँ ने बनाई है। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये रोटियां भी खाने को मिलेंगी या नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चे? तब राजू ने उस संत से सूखे की वजह से होने वाली परेशानी बताई। उसकी बात सुनने के बाद संत ने उसे उपहार के रूप में एक छाता दिया। राजू ने वो छाता लिया। मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में इस साल बारिश नहीं हुई, फिर आपने मुझे उपहार के रूप में छाता क्यों दिया? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम ये छतरी लेकर अपने गांव चले जाओ, फिर वहाँ जाकर एक जादू देखना। राजू को जब वो छतरी मिली तो वो आगे जाने की बजाय वापस अपने गांव चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश को देखकर राजू ने वो छाता खोल दिया और खुद के ऊपर फैला लिया। बारिश कैसे होने लग गई? संत महाराज को पता था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे ये छाता दिया था। अब हमारे गांव को सूखे से राहत मिल जाएगी। जब वो उस छतरी को लगाए रास्ते में जा रहा था तो उसे उसका दोस्त रमेश खड़ा दिखा। राजू, एक मिनट रुको यार, मैं भी आता हूँ। अगर यहाँ रहा तो इस बारिश में भीग जाऊंगा मैं। हाँ, आ जाओ, हम दोनों के लिए छतरी काफी होगी। रमेश भी छतरी के नीचे आ गया। थैंक यू राजू, तुम नहीं आते तो आज तो मैं भीग ही जाता। लेकिन ये तो बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि आज बारिश होगी? छाता लेकर घर से निकले थे तुम? फिर राजू ने रमेश को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर रमेश को आश्चर्य हुआ। राजू और रमेश दोनों बातें करते करते आगे बढ़ गए। तभी उन्हें एक महिला दिखी जो बारिश में भीग रही थी। तुरंत राजू ने उस महिला को बुलाया। मासी, इस छतरी के नीचे आ जाओ ना, जल्दी से आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। लेकिन वो छाता बहुत छोटा है, मैं भी आई तो हम तीनों भीग जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े बच भी तो जाएंगे।
तब वो महिला उस छतरी के नीचे आ गई। तुरंत उस छतरी का आकार बढ़ गया, जिसे देखकर तीनों हैरान रह गए। जब वे उस छतरी के जादू के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ और लोग उस छतरी के नीचे आ गए। छाता और बड़ा और चौड़ा हो गया और वो सब के सब अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच गए। राजू ने अपने घर जाकर अपने पिता शिवा से सारी बात बताई। उसने जो बताया उसे सुनकर शिवा को आश्चर्य हुआ। मेरे बेटे, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बात? वो क्या पिताजी? देखो राजू, हमें तो नहीं पता कि बारिश कब तक होगी। अच्छा होगा अगर सभी ग्रामीणों को इस छतरी के नीचे आ जाने के लिए कहें। अगर हर कोई इस छतरी के नीचे आ जाता है तो ये छाता बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इस छतरी पर गिरने वाला सारा बारिश का पानी तालाबों और नालों में बह जाएगा। सारे तालाब और नाले पानी से लबालब हो जाएंगे। इससे हम न केवल अपने गांव में बल्कि पड़ोसी गांव में भी सूखे को मिटा सकते हैं। फिर वे भी हमारी तरह से ही अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही पिताजी। मैं सभी ग्रामीणों को तुरंत बुलाता हूँ। राजू अपने पिता के साथ सड़क पर खड़ा हो गया और सभी ग्रामीणों को उस जादुई छतरी के नीचे आकर खड़े होने के लिए कहा। तुरंत हर कोई वहां आया और उस छतरी के नीचे खड़ा हो गया। इसके साथ छाता बड़ा हो गया और उन सभी ग्रामीणों को ढक लिया। जैसे कि उन्होंने सोचा था, उस छतरी पर गिरने वाला बारिश का पानी तालाबों और नालों में बह गया। उन तालाबों और नालों को भरने के बाद भी बारिश होती रही तो पानी पड़ोसी गांवों तक भी पहुंच गया। फिर बारिश होना बंद हो गई। उसके साथ सनतपुर में और साथ ही पड़ोसी गांवों के ग्रामीणों ने सूखे से राहत पाई और अपनी जमीनों पर खेती करना शुरू कर दिया।